नमस्कार, दूरदर्शन के कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया और सबसे पहले तो आप सभी को हमारे परिवार यानी दूरदर्शन परिवार की तरफ से आप सभी को दशहरा की अनेक शुभकामनाएं। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, त्योहार को बहुत अच्छे से मनाइएगा। अब सबसे पहले फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए क्योंकि आज का दिन खास है और आज की तारीख और ज़्यादा खास है, तो नोट कर लीजिएगा 0755-266-0049 यानी 0755266049। इसके अलावा टोल फ्री नंबर भी आप नोट कर लीजिए यानी निःशुल्क सेवा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1800-233-0040 1800-233-0040। तो फ़ोन नंबर आपको इसलिए नोट करवा दिए सबसे पहले क्योंकि आज जब मैं आपको सब्जेक्ट बताने वाली हूं तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चलने वाले। सबसे पहले दिवस विशेष के बारे में बात तो कर लूंगी, लेकिन पहले तिथि से तो शुरुआत कर लेते हैं। जो कार्यक्रम की हमारी परंपरा है कि हम एक एक करके आपको सारी चीजें बताते जाएंगे, तो शुरुआत कर लेते हैं तिथि से। तो चलिए बताते हैं कि क्या कहती है आज की तिथि। आज की तिथि कह रही है विक्रम संवत 289 आश्विन मास शुक्ल पक्ष की दशमी 5 अक्टूबर 2022 और आज का दिन है बुधवार और पर्व है दशहरा। तो बुराई पर अच्छाई की जीत, बिल्कुल इसी को केंद्रित करते हुए हमारा आज का सुविचार क्या कहता है, चलिए बताते हैं। आज का सुविचार कहता है कि दहन पुतले का ही नहीं बुरे विचारों का भी करना होगा। श्री राम का करके स्मरण हर रावण से लड़ना होगा। तो कोशिश ये करेंगे कि विचार तो तरह तरह के आते हैं क्योंकि परिस्थितियां स्थितियां कैसी भी बन सकती है, तो कोशिश ये की जाएगी कि बुरे विचारों को दरकिनार कर दिया जाए और अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ा जाए ताकि सकारात्मक ऊर्जा सभी जगह प्रवाहित की जाए। यही तो मैसेज है। तो आज की बात हम करेंगे, उसके पहले चूंकि मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी ना कि दिवस विशेष भी है, तो आज दिवस जो है वो बहुत सारी खास चीज़ों को लेकर है। 5 अक्टूबर की पहले बात कर लेते हैं। आज की तिथि कई मायनों में खास है। 5 सितंबर को तो हम शिक्षक दिवस भारत में मनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है और वो आज मनाया जा रहा है। जी हाँ, 5 अक्टूबर को यही दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यानी एक दिन पहले 4 अक्टूबर की बात करते हैं। अब अचानक से आप सोचेंगे कि एक दिन पीछे क्यों जाना है, क्योंकि 4 अक्टूबर से एक विशेष सप्ताह की शुरुआत हुई। सबसे बड़ा अंतरिक्ष का कार्यक्रम, आपको बता दें 4 अक्टूबर से इस सप्ताह मनाना शुरू हो चुका है। 10 अक्टूबर तक इसकी शुरुआत, इसका ये कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा और इस सप्ताह का नाम है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। हम आपको बता दें, और इसे अंग्रेजी में वर्ल्ड स्पेस वीक कहा जाता है। हमारे जो नन्हे मुन्ने दर्शक इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे होंगे उनके लिए हमने इसको आसान भाषा में बता दिया। तो फोन नंबर एक बार फिर से बोल देती हूँ क्योंकि जैसे ही मैंने ये अंतरिक्ष शब्द यूज किया आपके दिमाग में कितने सारे सवाल बन रहे होंगे कि आखिर 4 अक्टूबर ही क्यों, आखिर 4 से 10 अक्टूबर यही सप्ताह क्यों। तो इस सवाल का जवाब तो मैं लूंगी, लेकिन सबसे पहले फोन नंबर नोट करवा देती हूँ। 2660049 ये हमारा लैंडलाइन नंबर है और जब भोपाल से बाहर लगाना होगा आपको तो कोड लगाना पड़ेगा। तो भोपाल का कोड है 0755। निःशुल्क सेवा का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा 1800-233-0040। तो चलिए अब हम आप मुलाकात करवाते हैं कि आज हमारे मुख्य अतिथि कौन है जो इस सप्ताह के बारे में बात करेंगे और उनका गहरा संबंध इस विषय से भी है। देर नहीं करते हैं और मुलाकात करते हैं साकेत सिंह कौरब साहब, क्यूरेटर डी एवं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इंचार्ज रीजनल साइंस सेंटर भोपाल। बहुत बहुत स्वागत है साकेत जी। नमस्कार। नमस्कार। आपको पता है जैसे अंतरिक्ष शब्द आया, बचपन में ना बहुत सारे मेरे जैसे बहुत सारे हमारे जो दर्शक इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे होंगे उनके दिमाग में ये बात चल रही होगी जो हमारे बचपन में भी चलती थी कि हम भी अंतरिक्ष पर जाकर देखना चाहते हैं कि दुनिया कैसी दिखाई देती है। या फिर अमीर खुसरो की खूबसूरत सी जो पहेली है मेरे पास किसी ने भेजी थी और मैंने नोट कर लिया था क्योंकि कल से ही ये सप्ताह मनाया जा रहा है। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। याद आ गया ना, थोड़ा फ्लैशबैक में गए। तब हम सोचते थे ना कि काश हम भी वहां जाकर बैठे और देखें हमारी दुनिया कैसी है, हमारी पृथ्वी कैसी है। साकेत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल को आपके साथ जुड़ने के लिए, इस खास पर्व में मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहली सुन के क्या आप भी अपने बचपन में गए थे? बिल्कुल बचपन में चला गया और मुझे रात्रि का वो आकाश जहाँ टिमटिमाते हुए न जाने कितने तारे, अगर हम उनको बहुत ही
समुचित ढंग से कहें तो लगभग 10,000 तारे जो हमें नग्न आंखों से दिखाई देते हैं, वैसा थाल अगर औंधा धरा है तो यानी रात्रि का आकाश काफ़ी वाकई में बहुत ही विस्मरणीय होता है। हमने बहुत लंबी यात्रा तय कर ली। इस कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई थी, मैंने दर्शकों को एक छोटा सा सवाल छोड़ दिया था जिसका जवाब मुझे आपसे लेना है कि 4 अक्टूबर ही क्यों और 10 अक्टूबर ही क्यों, और उसके बीच के जो तारीखें हैं उनका क्या लेना देना है 4 से लेकर 10 तक में। जी, ये बहुत ज़रूरी बात है, हम सबको पता भी हो, और अगर नहीं भी है तो एक सप्ताह उस उत्साह के लिए है कि मानव जाति के विकास की यात्रा में अंतरिक्ष ने जो योगदान दिया है, और अंतरिक्ष विज्ञान, अगर आउटर स्पेस की बात करते हैं, यानी कि आप अर्थ की ऑर्बिट में जाते हैं या बाहर जाते हैं, तो आप देखते हैं कि ऐसे ब्रह्मांड आपके लिए क्या बेहतर कर सकता है। तो शुरुआत होती है मानव की ये कौतूहल मस्तिष्क की, मुझे लगता है ये तो अनादिकाल से है, हम आदि मानव की युग से भी तारों को निहार रहे हैं। हमारे जो भी पुरातत्व अवशेषों से हमें पता चलता है कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन का कुछ ना कुछ हमारा संबंध, जब तकनीक भी नहीं थी, टेक्नोलॉजी भी उस रूप में नहीं थी जैसा आज हमारे पास सहजता है। आपके दर्शक हमें बिल्कुल सीधा लाइव सुन पा रहे हैं इस वक्त, और हो सकता है वो प्रश्न भी पूछें कि ये दौड़ इतनी लंबी चली मानव जाति की, और फिर 1600 में एक ऐसा पल आता है कि गैलीलियो, जी हाँ, गैलीलियो गैलीलियाई अपना एक दूरबीन ऐसा वो ठीक करके बनाते हैं। दूरबीन तो पहले से भी थी, उसको टेलीस्कोप के माध्यम रूप में वो बनाते हैं। टेलीस्कोप का इस्तेमाल पहले युद्धों में होता था, लेकिन पहली बार ये जनाब उसको अंतरिक्ष में अपने रात्रि के वो उसी औंधा धारा थाल को अगर हम बात करें तो उन्हीं टिमटिमाते हुए तारों को, ग्रहों को देखने का जो कौतूहल उनके अंदर रहा, उनने जब टेलीस्कोप पहली बार आकाश की तरफ मोड़ा और जो अध्ययन शुरू किया, पूरी समझ, सोच और एक नया दायरा ही बदल गया हमारा इस प्लैनेट अर्थ के बारे में। यानी हम पृथ्वी पे रहने वाले इतने विशाल बुद्धिजीवी प्राणी अपने आप को मानते हैं, लेकिन जब ब्रह्मांड की अथाह गहराई में हमने जब छलांग लगाना शुरू किया तो हमें ये बोध हुआ कि हम बहुत ही नगण्य हैं। और वो यात्रा इतनी अनवरत जारी है कि 1600 के बाद से बहुत परिवर्तन आए हमारी सोच में, समझ में। हमारा सौर परिवार कैसे बन रहा है, हम कितने ग्रह हैं, हमारे अलावा भी कितने सूरज हैं, और ऐसे कितने सूरज के अलावा आकाश गंगाएं हैं, तारे कैसे जन्म लेते हैं। लेकिन इसी दौड़ में हम देखते हैं कि कुछ होता है 4 अक्टूबर 1957 को। वो हम सबको एक झकझोर कर देता है, यानी हमें इस बात पे मजबूर कर देता है कि मानवता की जो छलांग है इतनी आधुनिक भी हो सकती है। वो है रशियन स्पेस प्रोग्राम के तहत स्पुतनिक 1 का लॉन्च। 4 अक्टूबर 1997 का वो दिन है जब इंसान के द्वारा बनाया हुआ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इनको बोल देते हैं सारे बच्चों को, नोट करते जाओ, डायरी पेन लेकर बैठो। साकेत जी इतनी सारी ज्ञान की बातें बताने वाले हैं, नॉलेज की बातें बताने वाले हैं जो आपको आने वाले समय में बहुत काम आएगा। तो 4 अक्टूबर 1957 आपने कहा? जी हाँ, बिल्कुल। और अब देखिए टिमटिमाते हुए तारों के उस आकाश में अब मानव द्वारा निर्मित भी एक छोटा सा प्रोब लॉन्च कर दिया गया। पूरी दुनिया में हल्ला मच गया। ये सोचने लगे लोग आखिर ये है क्या। जिस राष्ट्र ने उसको भेजा वो तो जानता था, लेकिन जो राष्ट्र उसका प्रतिस्पर्धा में थे उनके लिए तो ये चुनौती हो गई कि हमसे पहले अंतरिक्ष में किसने ये क्या भेज दिया। लेकिन उसका एक फेमस साउंड था, एक फ्रिक्वेंसी पे ब्रॉडकास्ट भी था, वो बीप बीप करके लगभग 90 मिनट में एक चक्कर लगा रहा था पृथ्वी के, और वो उद्गम होता है अंतरिक्ष की यात्रा का, मानव का अंतरिक्ष में पदार्पण का पहला कदम कह सकते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के माध्यम से। और उसके बाद से तो रेस्ट इज हिस्ट्री। तो ये 4 अक्टूबर की जो डेट है हमारी विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो हम मना रहे हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने 4 अक्टूबर को चुना कि ये पहला मानव द्वारा छोड़ा गया आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो कि एक ऐतिहासिक कदम है पूरी मानव जाति के लिए। कोई भी राष्ट्र हो, लेकिन विज्ञान और तकनीक, जो ज्ञान है वो तो पूरे समाज को कहीं ना कहीं समाज के भले के लिए, विकास के लिए, सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए काम में आता है। और उसके बाद बहुत ऐसे पड़ाव आए, और फिर आपने 10 अक्टूबर की है आपकी ऑडियंस के लिए बात की, तो लगभग 10 साल बाद 1967 में अगर हम बात करें तो 10 अक्टूबर के दिन यूनाइटेड नेशन ने एक ऐसा आप कह सकते हैं आम भाषा में एक रेजोल्यूशन पास किया कि हम आउटर स्पेस का यूज कुछ पीसफुल पर्पस के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए करेंगे पूरे राष्ट्र। उसका उद्देश्य सिर्फ विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से पृथ्वी पे जीवन को ठीक करने के लिए होगा, ना कि किसी राष्ट्र विशेष का स्वामित्व हो। इसे सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया, इसलिए 4 से 10 अक्टूबर को जोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद से तो आप देखते हैं अंतरिक्ष
विज्ञान अपने आप में कुछ नहीं है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का एक समूचा एक समूह है, जहां हम विज्ञान के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अंतरिक्ष का अन्वेषण करते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ और पूरे देश, आज हम भारत गौरवान्वित होकर हमारे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में हमें फख्र से कहते हैं कि पूरी दुनिया की उन गिने चुनिंदा राष्ट्रों में भारत अपनी कंधे से कंधे मिला के खड़ा होता है कि आज खुद उसका सबसे ज़्यादा विकसित राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है, जो अपनी खुद की लॉन्च व्हीकल से अपनी खुद की निर्मित सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित कर पाता है और बहुत कुछ करता है। वो हम आगे आपसे बातें करेंगे। बिल्कुल, हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपने जब इतनी सारी जानकारी दी, मुझे भी दिमाग में चला गया कि 57 और उसके ठीक 10 साल बाद की तारीख जो जुड़ी थी 10 अक्टूबर, इसलिए वो 4 से 10 अक्टूबर हुआ था। अब चूंकि हमने शुरुआत में जब मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मना रहे हो, जब गुरु की बात करते हैं तो और हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं उससे जुड़े हुए अगर विज्ञान के जनक की हम बात करना चाहें और जिनकी वजह से इसरो, शायद हमने परिचय उन्हीं से किया, डॉक्टर विक्रम साराभाई साहब, तो कुछ उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे और वहां से उस सफर की शुरुआत के बारे में भी बताइए दर्शकों को। आपकी इन बातों से और ये जो माहौल बन रहा है अंतरिक्ष के ऊपर, तो मुझे भी गूज़बम्स आ गए हैं कि आपने जिनका नाम ले दिया, डॉक्टर विक्रम साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के सूत्रधार, और उन्हें जो सहयोग मिला उस वक्त उनसे भी बड़े वैज्ञानिक भारत में उस समय डॉक्टर होमी भाभा थे और उनके समकालीन और भी लोगों ने। लेकिन एक कहते हैं ना, हर इंसान के अंदर एक चाह होती है, एक संकल्प होता है, एक विजन होता है। उन्होंने जिस परिवार से वो थे, इतना औद्योगिक परिवार होने के बाद, एक अपने आप में सशक्त और एक बहुत ही वैभवशाली परिवार होने के बाद भी उन्होंने भारत के विज्ञान की अंतरिक्ष की यात्रा चुनी। और कहा हमारे राष्ट्र को अगर दुनिया से कंधे से कंधा मिला के हमारे समाज के भलाई के लिए अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी का यूज करना है, तो वो विजन उन्होंने उस समय से देखना शुरू किया। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की जन्म से ही उसके विजन में, उसके लक्ष्य में अंतरिक्ष का अन्वेषण समाज के विकास और सुधार और उसमें सहयोग के लिए ही था। और ये डॉक्टर साराभाई के खुद की अपनी विचार थे। बिल्कुल। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का उन्हें जनक कहा जाता है, क्योंकि उनके ही मार्गदर्शन में आज जो इसरो एज अ संस्था जो हमारी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो काम कर रहा है, उसकी शुरुआत होती है। वो दिन आप सब नोट कर सकते हैं, 21 नवंबर 1963 जी। इसरो का जन्म उस समय नहीं भी हुआ था, लेकिन भारत ने थुम्बा से पहला रॉकेट, साउंडिंग रॉकेट था एक प्रकार से, वो नाइक अपाचे रॉकेट था, जो अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम और रशियन स्पेस प्रोग्राम के दोनों के सहयोग से, देखिए दोनों विश्व महाशक्तियां भारत को सहयोग से दे रही हैं। और हमारे उस सहयोग को विजनरी हमारे दूर ले जाने वाले कौन है? डॉक्टर होमी भाभा, और उनके सपोर्ट के साथ भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, जो कि विश्व शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर विक्रम साराभाई, और वो लॉन्च होता है थुम्बा से। और उसके बाद भारत की वही शुरुआत होती है, जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च हुआ। उससे कम वो हमारे लिए महापर्व नहीं था कि अपनी ही धरती से हमने जो रॉकेट बनाया और वो रॉकेट लॉन्च हुआ नाइक अपाचे। उसके बाद से तो पूरा फिर इतिहास गवाह है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने कितनी द्रुत गति पकड़ी और कैसी चुनौतियों और संघर्ष के बाद आज पूरे विश्व के सामने अपने आप को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एजेंसीज, एक ऐसा संस्थान के रूप में कर दिया जो अंतरिक्ष में ही नहीं, अंतरिक्ष के दोहन को मानव जाति के विकास में और समाज के विकास में योगदान देने के लिए विभिन्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहा है। आप कितने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, मैं खुद नोट डाउन कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी ये चीज़ जाननी है कि 21 नवंबर 1963 आपने कहा जब इसरो से हमारा परिचय हुआ था, तो आपने नोट डाउन कर लिया। कुछ सवाल तो बन ही रहे होंगे ना, तो सवाल करने के लिए फ़ोन नंबर जो नोट करवाए हैं, तो क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं? ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। साकेत साहब ने समय निकालकर आपके लिए इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं ताकि आप अपने महत्वपूर्ण सवाल रख सकें। 0755 भोपाल का कोड 2660049, ये हमारा फ़ोन नंबर है। टोल फ्री नंबर 1800-233-0040। आप सोचकर देखिए, टीवी नहीं होती तो मनोरंजन कैसे होता? फिर दिमाग में ये भी आता है कि पहली टीवी कैसे आई? सर
टीवी की ये- शुरुआत और दूरदर्शन हमारा, जी हाँ। क्योंकि आज ये कितना अच्छा मौका है कि हम दूरदर्शन के कार्यक्रम में आपके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसका लेना देना सीधा सीधा यहाँ से जी, है। मतलब मेरे साथ मैं इस बात को और बेहतर ढंग से रखने के जी। प्रयास करूंगा कि हमारे आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल के साथ, हाँ, जो ठीक। कि भोपाल में ही श्यामला हिल्स पे है, और हाँ। विज्ञान की विभिन्न प्रदर्शनियां हैं, बहुत सारे कार्यक्रम है, बच्चों के लुभावनी तरीके से विज्ञान को किस तरीके से सीखें वो। हाँ। तो आप जरूर आए, जिस कार्यक्रम को देख रहे हैं आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे ही उसी श्यामला हिल्स पे जहां से ये सिग्नल लाइव ब्रॉडकास्ट होके आपके यहाँ पर पहुंच रहा है, आपके टेलीविजन सेट पे। बट बात करते हैं उस युग की जब भारत के खुद का सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश नहीं हुई थी कम्युनिकेशन के रूप में, कि आप अपने सिग्नल को अपलिंक करें फिर डाउनलिंक किया जाए। ठीक। उस वक्त भी एक एक्सपेरिमेंटल कह सकते एक प्रयोग किया गया था, साइट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट का नाम दिया इसरो में। अब डॉक्टर साराभाई का विजन रहा, आप सोचिए कि उनके विजन से कितना अंतर्राष्ट्रीय उनकी एक पैठ थी, सपोर्ट था कि अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम ने उनका एक सैटेलाइट हमें 1 साल के लिए यूज करने के लिए हमारी ही इंडिया के ऊपर उसको इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम अरेंज कर दिया कि भारत उसका इस्तेमाल कर सके। और फिर कुछ गांवों को, कुछ राज्यों के कुछ गांवों को चुना गया, और उन गांवों में स्पेशली भारत के एक उपक्रम जो है जो हैदराबाद में संस्थान है, उन्होंने टेलीविजन बनाए एक सेट, और एक्सपेरिमेंट के रूप में वो प्रोग्राम अहमदाबाद से लाइव ब्रॉडकास्ट होते थे। टेलीविजन उस सैटेलाइट के माध्यम से रिले होके उन टीवीज पे जाते थे जो गांव में थी। और उसमें कुछ शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार किए गए। आज इतनी आधुनिकता के साथ इतने विभिन्न मनोरंजन के साधन है, दूरदर्शन उसका एकमात्र हमारा प्रोधा कह सकते हैं हमारे भारतीय टेलीविजन के इतिहास में। उसके पहले की नींव अगर आप बोलें एजुकेशनल प्रोग्राम की, तो उस कार्यक्रम ने रखी। उसके बाद तो फुल फ्लैश दूरदर्शन का नेटवर्क धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, टीवी आई, फिर एशियाड गेम के बाद कलर टेलीविजन आना का इतिहास हुआ, फिर टीवियों का नेटवर्क बढ़ा, और दूर दराज गांव-गांव तक टेलीविजन नेटवर्क पहुंचा। और हमें भी आज भी याद है जो साइंस एंड इंजीनियरिंग का कमाल का नमूना है, नायाब कह सकता हूं मैं, कि आपका वो एंटीना, वो अनुभव आप कभी नहीं छोड़ सकते। बार-बार घुमाना पड़ता था, पक्षी ऊपर बैठ जाता था, सिग्नल ठीक नहीं आता था, फिर उसको एडजस्ट करते थे। तो वो एक जो टेक्नोलॉजी का समावेश है, वो अंतरिक्ष ही तो है। सिग्नल आपके पास पहुंच कैसे रहा है, वो ब्रॉडकास्ट कहां से हो रहा है, तो जाने अनजाने में आप उस वक्त से ही अंतरिक्ष को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना चुके थे। और हम इतने एडवांस हो गए आज के समय में, अगर वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो अब उस एंटीने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी सफर शुरू हुआ था उस एंटीना से। जी हाँ। और अब वो एंटीना जो लाइन हमें याद दिलाता है नेटवर्क की, मोबाइल की वो लाइंस। जी हाँ। तो जो सिग्नल्स थे अब वो डिश एंटीना के रूप में परिवर्तित हो गए, और अभी भी अंतरिक्ष के बिना हमारा जीवन की कल्पना करना लगभग। मैं इसको ना कॉमा लगा देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो सवाल क्या रख रहे हैं। पंकज कुमार सिंह है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश से हमारे साथ पंकज कुमार सिंह जी क्या सवाल रखना चाहते हैं? सवाल रखिएगा पंकज जी, स्वागत है आपका। सवाल ये है कि आवाज आ रही मेरी? हाँ जी बिल्कुल। तो आवाज ये, मैं एक दिन बैठा था छत पे, हाँ। तो आसमान में नजर गई मेरी, तो उसमें ये देखा कि रेल के डिब्बे के तरीके कुछ चीजें जा रही थी, और काफी दूर तक उसको देखते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये क्या है, सौर मंडल में ये क्या हो रहा था? तो अब कुछ देर बाद देखा तो वो विलुप्त हो गई। इसी का आंसर जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल। बोलिए, एक बार मुझे उनका प्रश्न फिर से रिपीट करेंगे कि कुछ उन्होंने रात के आकाश में देखा, और वो एकदम से लुप्त हो गया। कुछ एक ऑब्जेक्ट था कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की लाइंस थी, क्या था वो? ये शायद उन्होंने ठीक से मेंशन नहीं किया, लेकिन कई बार ऐसे आकाश में कुछ चीजें दिखती बहुत जरूरी है ये इस बारे में। और हम पंकज जी को रेल के डब्बे देखे थे बने हुए, और फिर अचानक से वो विलुप्त हो गए। नहीं, इस बात को हम और बेहतर तरीके से, ताकि जो भी हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं, ये हम समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करते हैं कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें लगती हैं वो, लेकिन एक्चुअल में कुछ और होता है। मैं बताता हूँ क्या। अब जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं तो ध्यान से सुने कि प्रकृति में, हमारे अंतरिक्ष में एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, इनके अवशेष जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, किन्हीं भी कारणों से टुकड़े से टूट के, हमारी अर्थ की ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण इतना बलशाली है कि उनको अपनी तरफ खींच लेता है। अगर वो हमारी पृथ्वी की कक्षाओं में पास में आ गए हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचते हुए उनके टुकड़े वायुमंडल में आते हैं। ठीक। ये पहली घटना हम बात कर रहे हैं जब ये अंदर घुसते हैं। और अंतरिक्ष सप्ताह में अगर ये चर्चा ना हो, जहाँ हम उन चीजों का हम समाधान ना करें जो हमारे समाज में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा करते रहते हैं, तो वो लायल स्ट्रीक फील होता है। हम उनको उल्कापिंड भी कह देते हैं। तो क्या होता है एक्चुअल में, मिट्योर शॉवर भी होता है। तो वो जब चीजें आती हैं हमारे वायुमंडल में, घर्षण के कारण जलने लगती हैं,
गर्मी पैदा हो जाती है। हाँ। उनमें सिंगल उनके पीछे की लाइंस भी दिखती है और वो भागते हुए बहुत सारे पिंड के टुकड़े, छोटे 1, 2, 10, 20, 100 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर वो पृथ्वी पे पहुंचते पहुंचते नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि हमारे वायुमंडल में लगभग 300 से 400 किलोमीटर अगर आप मान लेते हैं इसके अलग अलग लेयर के जुड़ाव को, तो जल के वो खाक हो जाते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बड़े हैं तो कुछ अवशेष हमारी पृथ्वी पे पहुंचते हैं और हमेशा होता ही रहता है। ये कोई नई बात नहीं है। अगर मेरे और आपके घर के ऊपर और हो ना कि हमारे सिर के ऊपर, जब तक गिरेगा नहीं तब तक हमें नहीं लगेगा कि वो चीज़ें गिर रही हैं। ऐसा होता रहता है। अब ये चीज़ें हो गई वो जो कि प्रकृति में उपलब्ध है, ब्रह्मांड से हमारी तरफ आ रही हैं। लेकिन अब रात में आपको कुछ तारा टूटा हुआ दिखता है। कई लोग कहते हैं कि कुछ तारा ऐसा चल रहा है, दरअसल तारे नहीं होते। वो तारे कभी टूटते नहीं हैं। वो एक हमारी उल्का पिंड या हमारे इन टुकड़ों से ये लाइट के जो हमें अवशेष दिखते हैं रात्रि आकाश में, हम उनको लगता है कि तारा टूटा, और उससे जुड़ी हुई कई संस्कृतियों में दुनिया भर में कुछ ना कुछ उससे कहानियां जुड़ी हैं। लेकिन उसका वैज्ञानिक पहलू ये है। दूसरी बात कि जब किसी गोल स्टार जैसे ऑब्जेक्ट को आप चलते हुए देखते हैं आकाश में, तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होती है अधिकतर। 2001 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे कई राष्ट्रों ने मिलकर बनाया है, अमेरिकन या रशियन प्रोग्राम के अलावा यूरोपियन, कैनेडियन, जापान, इन सब ने सहयोग से बड़े स्तर पे बनाया है। उसका एक फुटबॉल फील्ड के बराबर वो चौड़े हैं उसके सोलर सेल विंड्स। और आप देखेंगे सोलर पैनल की बात कर रहा हूँ, उसके बहुत सारे मॉड्यूल, और वो इतनी बड़ी स्टेशन जब गुजरती है लगभग 450 से 500 किलोमीटर ऊपर रहती है हमसे। वो पृथ्वी के चक्कर लगाती है हर 90 मिनट में एक। और 2001 के बाद से जब से वो कंप्लीट हो गई है तब से वो अनवरत यात्रा कर रही है। 3 से 6 महीने लगभग हमेशा 3-3, 6-6 एस्ट्रोनॉट उस पर रहते हैं और वो उनकी ड्यूटियाँ चेंज होती रहती हैं। और हमारी भारतीय मूल की कल्पना चावला भी स्पेस शटल मिशन से उसमें भी जा चुकी हैं। और उसके बाद भारतीय कनेक्शन जिनसे कहें, भारतीय मूल की भले ही ना हो, लेकिन भारतीय कनेक्शन, हाँ, उनकी फादर तो भारतीय थे, सुनीता विलियम्स, वो तो उसमें उनका रिकॉर्ड है बहुत लंबे समय तक रहने का। और वो स्टेशन हमें ऐसा लगेगा कि बहुत तेज जा रहा है और वो एक्चुअल में स्पेस स्टेशन है। कभी कभी आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि मैं अंतरिक्ष की यात्रा कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो किताबों से निकलकर शब्द व्यवहारिक आपके रूप में आ गए हैं। बस मैं 20 सेकंड में और क्विकली इसको खत्म करता हूं ये वाले सवाल को, क्योंकि बहुत से बच्चों में ये रहता है मन में, ये क्या देखा। और ये तो हो गया उसके जैसे सैटेलाइट स्पेस स्टेशन में या दूसरे सैटेलाइट हैं, या कभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए नरसिंहपुर से। कमलेश कुमार कौरव जी सवाल रखने वाले। कमलेश जी जल्दी से सवाल रखिए। कमलेश जी अनुरोध करूंगी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, अपने सवाल को प्रमुखता से रखिए। जी साकेत सर नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्कार। सवाल रखिए। जी मेरा ये सवाल था, आप बताते हैं कि जो तारामंडल में तारे हैं वो हमारे जो सरफेस है उससे बहुत दूरी पर है। हाँ। तो उसकी जो रोशनी है धरातल तक पहुंचने में मतलब कितना समय लेती होगी आपके अनुमान से या साइंस की जो भाषा है उसमें? जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? नरसिंहपुर में? नरसिंहपुर करेली से। करेली से, मतलब नरसिंहपुर जिले के करेली शहर से हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और बहुत बेहतर प्रश्न रखने के लिए। तो चलिए आपके प्रश्न का हम उत्तर जरूर देते हैं। और हम ये कोशिश करते हैं कि जो समय सारणी हमारे पास है उसके अंदर हमें ये जवाब देने हैं। तारे अनंत हैं, मतलब अगर हम अंतरिक्ष की उम्र की बात करें तो 14 बिलियन यानी 14 अरब वर्ष तो उसकी उम्र हो चुकी है। और वो उम्र हो चुकी है मतलब नहीं है कि वो बूढ़ा हो रहा है। ये जितना हम ब्रह्मांड को समझ रहे हैं आधुनिक टेलीस्कोप्स के माध्यम से, जो छवि कुछ इमेजेस हमारी बात करते हुए इस टेलीविजन पे दिखाई जा रही हैं, वो सबसे आधुनिक स्पेस टेलीस्कोप जो है अमेरिकन एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी के तत्वाधान में, वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की लेटेस्ट इमेजेस दिखाई जा रही थी। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि तारे हमारी आकाश गंगा में लगभग 100 बिलियन है, यानी 100 अरब से भी ज्यादा। और ऐसी 100 अरब से ज्यादा आकाश गंगाएं हैं। यानी आप जितना ब्रह्मांड को बेहतर समझते जाएंगे इसकी उम्र भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम जितना खोजेंगे हमें उसकी विस्तार विशालता का अनुभव होगा। और तब और ये भी अनुभव होगा हमें सेल्फ रियलाइजेशन में कि हम कुछ भी नहीं हैं उस विशाल ब्रह्मांड के आगे। तारे हमसे बहुत दूर दूर हैं। हमारी खुद की आकाश गंगा में हम रात को जो तारे देखते हैं लगभग, जैसे मैंने पहले भी बोला कि लगभग 10,000 तारे, लगभग 10, बिना किसी टेलीस्कोप या बाइनोकुलर का आपकी आंखें अगर ठीक ठाक हैं तो आप देख सकते हैं। लेकिन इनकी दूरियां प्रकाश वर्ष में नापी जाती हैं। पृथ्वी के सबसे करीब का तारा सूर्य है भाई साहब, इसको गलती नहीं करिएगा आप सब। सन है। लेकिन अगर हमारे सौर परिवार से थोड़े बाहर जाते हैं तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो 4 से लगभग 4 प्रकाश वर्ष के
आसपास है। वो तो एक तारा नहीं, 3 तारे हैं अगर आप टेलीस्कोप से अध्ययन करते हैं। ऐसे तारे जितने दूर जाते जाएंगे आपसे, इनकी दूरियां अलग हैं। अब ये जितने दूर हैं, और मैंने प्रकाश वर्ष कहा है, यानी प्रकाश को वहां से हमारे तक आने में उतने वर्ष लगते हैं। तो आप जो भी तारे देखते हैं वो आज के नहीं हैं। जितने वो दूर हैं, वो प्रकाश उतना पुराना है। अगर आप 5000 वर्ष पुराना प्रकाश वर्ष का तारा देख रहे हैं, तो वो प्रकाश 5000 वर्ष पहले निकला है। अब तारे का जिक्र चल रहा है, तो थोड़ा सा इनकी हम चीज़ों को दुरुस्त कर देते हैं। वो इसलिए कि हम बातें तो साइंस की कर रहे हैं, लेकिन इनकी ना भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। तो अगर तारा भले ही टूट जाता है, जिसका इन्होंने सच बात बता दी कि वो दरअसल टूटता नहीं है, लेकिन आप फिर भी मांग लीजिए, क्योंकि ये मैंने सुना है कुछ लोग जब तारा टूटता हुआ देखते हैं तो कुछ विश मांगते हैं। और अगर इसको मैं थोड़ा अलग तरह से अब आपकी बातचीत के बाद रखना चाहूँ कि ब्रह्मांड में जो चीज़ छोड़ी जाती है, पॉजिटिव थिंकिंग छोड़ दीजिए, तो वो रिटर्न हमारे पास आती है। इसको थोड़ा आध्यात्मिक और भावनाओं से भी हम बिल्कुल बिल्कुल, क्या होता है हमारी विचारधारा, हमारा लक्ष्य जो भी है, पर हर चीज का पीछे अगर हम खोजें तो कुछ ना कुछ पहलू हमें मिलता है। मुझे ना कुछ नाम याद आ रहे हैं और समय इतना कम है, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपसे बहुत सारे सवाल कर लूं, लेकिन आप वन मैन आर्मी शो हैं मतलब जरूरत ही नहीं पड़ रही मुझे सवाल रखने की। फिर भी एक रख लेती है। सीवी रमन साहब का नाम बिल्कुल नया नहीं है। मंगलयान, ये शब्द भी जुड़ा हुआ है। थोड़ा मंगलयान के बारे में भी बता दीजिए दर्शकों को। जी हाँ, मैं दूरदर्शन से ये गुजारिश करूंगा कि भविष्य में हमारे विज्ञान केंद्र के साथ मिलकर अंतरिक्ष और विज्ञान से जुड़े हुए और भी कार्यक्रम हम बनाएं, ताकि अपने मध्य प्रदेश के जो दर्शक हैं आपके, उनको हम एक इस तरीके से और भी लाभान्वित कर सकें। तो चलिए, आपने कहा सीवी रमन, हमारे भारत के पहले भौतिक शास्त्री जो ब्रिटिश राज में उनको नोबेल पुरस्कार मिला, और आपने बहुत सही समय छेड़ा है ये बात। ये अभी नोबेल पुरस्कार अनाउंस किए जा रहे हैं, 10 दिसंबर को दिए जाएंगे इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार। उनका अनाउंसमेंट हो रहा है कि इस साल किस किस को मिला है। भौतिकी के लिए 3 लोगों का अनाउंसमेंट हो चुका है, उनका कहीं ना कहीं संबंध क्वांटम भौतिकी से है। चलिए, वो आप ढूंढिएगा। सीवी रमन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी के लिए, रमन इफेक्ट जिसे कहते हैं, उनके काम के लिए मिला। आपने मंगलयान कहा। अब चलिए हम पृथ्वी की कक्षाओं से बहुत जल्दी से बाहर निकलते हैं। ठीक है। चंद्रयान 1 की मैं बात कर लूं, क्योंकि चांद हमारे पास है, और जिसके बिना हमारी गाने, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज अधूरे रह जाएंगे, भी अधूरी हैं। और तारीफें अधूरी रह जाएंगी। बिल्कुल, बहुत ही सही आपने जिक्र किया। तो चांद पे भारत ने चंद्रयान 1 भेज चुका है। 2008 में सक्सेसफुली उसने काम किया, और उसने पानी के अवशेषों को दूसरे रूप में एक M3 में से पेलोड के माध्यम से ढूंढा। फिर चंद्रयान 2 आया, जो ऐतिहासिक भारत का कदम था। एक लैंडर को उतारा जाना था, टेक्नोलॉजी के किसी कारण से ऑर्बिटर तो चक्कर लगा रहा है, वो नहीं उतर पाया। लेकिन अब चंद्रयान 3 इसरो भेजेगा। लेकिन मंगलयान, आप देखिए दूरी बढ़ाते जा रहे हैं। अब यहां से निकले, हम पहुंच गए डिपो चौराहा, हम पहुंच गए MP नगर, या हम पहुंच गए अवधपुरी, यानी मंगलयान भारत का पहला स्वदेशी निर्मित, पहले ही अटेम्प्ट में, सबसे कम बजट में बनाया जाने वाला अंतरिक्ष अभियान है, जो मंगल के सक्सेसफुली काम कर रहा है। 2014 के बाद से लगातार भारत का पहला मंगल अभियान, और वो भी PSLV रॉकेट से भेजा गया था, जो वो इसरो का वर्कहॉर्स, सबसे सक्सेसफुल रॉकेट है। और अब इंतजार करिएगा, चंद्रयान 3, मैं बताने आखिरी कुछ मिनट्स समय बचा है। चंद्रयान 3 बहुत जल्दी इसरो लॉन्च करेगा, और उसके बाद चंद्रयान के बाद आएगा सूरज का पहला मिशन आदित्य, जिसका नाम हमारे आदित्य संस्कृत से लिया गया है। और गगनयान, भारत का सबसे साहसिक और गौरवशाली कदम उठाने वाला अभियान, जिसमें भारत के खुद स्वदेशी रॉकेट से हमारे भारत के अंतरिक्ष यात्री हमारी पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में कदम रखेंगे। वो आज से 1.5, 2, 3 साल बाद होगा, लेकिन अभी एक्सपेरिमेंटल तैयारियां चल रही हैं, और बहुत जल्दी भारत उन राष्ट्रों में शुमार हो जाएगा जहां खुद के इंसान हमारी खुद की पृथ्वी की ऑर्बिट में होंगे। ऐसा लग रहा था कि और बातचीत करते चले जाएं, लेकिन समय ना हमको बांध देता है। मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद करना चाहूँगी, और आपसे प्रॉमिस ले लेती हूँ कि हम जहाँ से हमने यहाँ छोड़ा है, वहीं से इस बातचीत को बहुत जल्द आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी जानकारी अंतरिक्ष से जुड़ी हुई लेना चाहेंगे। फिलहाल दर्शकों को एक बार फिर से बता देते, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए थे साकेत सिंह कौरव जी, क्यूरेटर डी एवं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इंचार्ज रीजनल साइंस सेंटर भोपाल से। हम सब की तरफ से हम उनको धन्यवाद देते हैं और दशहरे की शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। और मैं लास्ट मोमेंट पे ये कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल जरूर आएं, विज्ञान का आनंद लें। जीवन विज्ञान के बिना अधूरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर बहुत सारी चीज़ों को जानना है, तो जो सेंटर उन्होंने बता दिया है हमारे भोपाल में, राजधानी में, वहाँ ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक खूबसूरत सा मैसेज हमारे PM साहब ने दिया 5G पर, तो चलिए पहले आपको वो भी सुनवा देते हैं।
देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया। और इसी के साथ 4G हो गया पुराना, क्योंकि आ गया है 5G का जमाना। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश ने टेलीकॉम क्षेत्र में क्रांति का इतिहास रचते हुए लोगों के लिए 5G सेवाओं को लॉन्च कर दिया है। देश की ये उपलब्धि आधुनिक सूचना तकनीक की दुनिया में गर्व से सिर उठाकर आगे बढ़ रहे नए भारत की आवाज है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने देश को 5G सेवाओं का तोहफा दिया और कहा कि देश इस नई क्रांति से अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखेगा। भारत पहली 3 औद्योगिक क्रांतियों का लाभ नहीं उठा पाया, लेकिन मेरा विश्वास है कि भारत न सिर्फ चौथी औद्योगिक क्रांति का पूरा लाभ उठाएगा, बल्कि उसका नेतृत्व भी करेगा। और विद्वान लोग तो कहने लगे हैं कि भारत का दशक नहीं, ये भारत की शताब्दी है। भारत जैसे विशाल देश और उसकी भौगोलिक चुनौतियों को देखते हुए देश में तेज गति से 5G सेवाओं का विस्तार अपने आप में बड़ा कदम है, लेकिन संभावनाओं के आकाश की ऊंची उड़ान में मसरूफ भारत यहीं तक रुकने वाला नहीं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में 2 टूक शब्दों में कहा कि अब ये देश तकनीक का उपभोक्ता बनकर नहीं रहने वाला। न्यू इंडिया इस तकनीक के विकास और उसको जमीन पर उतारने में भी अहम भूमिका निभाएगा। 5G को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है, नया भारत टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमिका निभाएगा। 5G इंटरनेट सर्विस में 4G से कई गुना ज्यादा स्पीड मिलेगी, जिससे लोगों को इंटरनेट एक्सेस करने और मूवी, गेम्स, ऐप और अन्य चीजों को डाउनलोड करना चुटकियों में आसान हो जाएगा। पीएम ने बताया कि कैसे उनकी सरकार ने लोगों की आकांक्षाओं के बाद भी गरीबों के लिए डिजिटल क्रांति का सपना पूरा किया है। एक वक्त था जब बड़े बड़े विद्वान, एलिट क्लास, उसके कुछ मुट्ठी भर लोग, उनको लगता था कि गरीब लोगों में क्षमता ही नहीं है, ये डिजिटल समझ ही नहीं सकते, संदेह करते थे। लेकिन मुझे देश के सामान्य मानवी की समझ पर, उसके विवेक पर, उसके जिज्ञासु मन पर हमेशा भरोसा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल क्रांति के लिए 4 पिलर्स पर 4 दिशाओं में एक साथ फोकस किया गया। पहला, डिवाइस की कीमत, दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी, तीसरा, डेटा की कीमत और चौथा, डिजिटल फर्स्ट की सोच। पीएम ने इशारों ही इशारों में पुरानी सरकार पर निशाना भी साधा। आज टेलीकॉम सेक्टर में जो क्रांति देश देख रहा है, वो इस बात का सबूत है कि अगर सरकार सही नियत से काम करे तो नागरिकों की नियत बदलने में देर नहीं लगती है। 2G की नियत और 5G की नियत में यही फर्क है। देश में 5G तकनीक के शुभारंभ के ऐतिहासिक अवसर पर सूचना तकनीक क्षेत्र से जुड़े दिग्गज भी मौजूद रहे। इन सभी ने देश में दूरसंचार क्रांति को गति देने में प्रधानमंत्री की भूमिका की सराहना की। Your leadership has raised India's prestige, profile and power globally like never before. In today's fast-changing world, there will be no stopping a resurgent India from soaring to the top, a place that is rightfully ours. मैं दुनिया में जाता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ। टेक्नोलॉजी की अप्रिसिएशन तो शायद बहुत लीडर्स करते हैं, पर उसकी बारीकी से समझ और उसकी जोड़ना देश की उन्नति के लिए मेरे हिसाब से शायद जो मोदी जी कर सकते हैं वो कोई भी और नहीं कर सकता। The Honorable Prime Minister's vision, global influence, as well as enabling government policies and platforms such as Gati Shakti and Make in India will play a crucial role in catalyzing into our sector.
इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवाओं के इस्तेमाल, सॉल्यूशंस और उनसे जुड़ी संभावनाओं से संबंधित प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री मोदी ने अवलोकन भी किया। 5G तकनीक के काम करने के तौर तरीकों को समझा। प्रधानमंत्री ने इंटरनेट की 5वीं पीढ़ी के साथ आने वाले बदलावों को समझने के लिए पूरा समय लिया और समझा कि अलग अलग क्षेत्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 5G तकनीक के आने से देश में एक नए युग का सूत्रपात हुआ है और ये हमें आजादी के अमृतकाल में विकसित राष्ट्र बनाने में मददगार साबित होगा। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो आपने मैसेज सुन लिया होगा। फिलहाल के लिए हम एक छोटे से ब्रेक पर जाने वाले हैं, लेकिन आप याद रखिएगा ब्रेक के उस पार 2 महत्वपूर्ण सदस्य हमारे साथ सुनेंगे और संगीत की धारा बहने वाली है। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा नमस्कार एमपी के साथ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर देखिए कार्यक्रम अलबेले हाथों का हुनर प्रत्येक शनिवार दोपहर 1 बजे से। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी, और फोन नंबर आपके पास नोट है। और जैसा कि मैंने बताया था कि ब्रेक के उस पार हम 2 महत्वपूर्ण सदस्य से मिलने वाले, दोनों बहुत खूबसूरत सी बहनें हैं और सबसे खूबसूरत बात यह है कि दोनों ही संगीत के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। हम उनसे परिचय तो करेंगे ही, लेकिन दशहरे का त्योहार है आज और बहुत सारी भीड़ होने वाली है, और इस भीड़ को नियंत्रण में कौन रखता है? जी बिल्कुल सही समझा, यातायात के नियमों का अपनाना बहुत जरूरी है। लेकिन दशहरे पे किस तरह की हलचल होगी, क्या होगा, वो सब पहले एक छोटी सी झलक के रूप में आपको बता देते हैं। असत्य पर सत्य, बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक पर्व है दशहरा, जिसे आज सारा राष्ट्र मना रहा है। आप सबको भी दशहरे की अनगिनत मंगल कामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंकापति रावण का जब दहन किया तो अंत हुआ बुराई का, असत्य की हार हुई और सत्य की हुई विजय। हर साल मनाए जाने वाले दशहरा पर्व पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का हम दहन करते हैं, और उसके पीछे मूल भावना यही है कि हम आपस में मेलजोल बढ़ाकर रहें और आपसी प्रेम तथा सद्भाव के साथ अपना जीवन चलाएं, और इसके साथ ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी बलवती करें। तो आइए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को प्रणाम करते हुए मनाते हैं दशहरे का ये पावन पर्व। प्रकाश और अंधकार, सत्य और असत्य, अच्छाई और बुराई की संघर्ष गाथाएं हमारे दार्शनिक, पौराणिक और लौकिक साहित्य में बिखरी हुई हैं। प्रकाश की सत्ता को सिद्ध करने के लिए अंधकार को निरस्त करना आवश्यक है। अनादिकाल से चले आ रहे इस संघर्ष में सदैव बुराई पराजित हुई है, सत्य की विजय हुई है और अन्याय तथा अत्याचार के अंधकार को चीरकर उजाले की किरण चमकी है। बुराई के चिरंतन प्रतीक रावण का पराभव, असत्य पर सत्य के विजय पर्व विजयादशमी की पहचान है। मोह दशमौली तस भ्रात अहंकार पाकारिजित मेघ। मेघनाद जो है काम का प्रतीक है, रावण मोह का प्रतीक है, कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है। तो ये 3 जो राक्षस, 3 जिनका हम प्रतिवर्ष दशहरे के अवसर पर संहार करते हैं, वे हैं मोह, अहंकार और काम के प्रतीक। विजयादशमी शक्ति पर्व है। शक्ति की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा के नव स्वरूपों की नवरात्र पूजन के पश्चात आश्विन शुक्ल दशमी को इसका समापन मधुरेण समापयेत के कारण दशहरा नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्योंकि मान्यता के अनुसार रावण के 10 सिर थे, वो दशानन था और इसी दिन उसका हनन हुआ था, इसलिए भी यह त्योहार दशहरा कहलाया। दशहरा मनाने की परंपरा युगों से चली आ रही है। त्रेता युग में अयोध्या के राजकुमार भगवान राम ने लंकाधिपति राजा रावण का वध कर विजयश्री प्राप्त की थी। राम को
ज्ञान, सत्य और देवत्व का प्रतीक माना जाता है, जबकि रावण असत्य और दानत्व का प्रतीक है। दशहरा जो अपन का है, ये इस पे सच्चाई की जीत हुई है। भगवान श्री राम जी इस समय लौट के आए हुए थे, तो जभी से ये हिंदू परंपरा के अनुसार बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा दशहरा त्यौहार को मनाया जाता है। और आज के दौर में दशहरा मनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस रोज सच्चाई की जीत हुई थी, बुराई का अंत हुआ था। इसीलिए कुंभकर्ण का, रावण का, मेघनाथ का पुतला जलाया जाता है। शक्ति के प्रतीक शस्त्रों का शास्त्रीय विधि से पूजन विजयादशमी का अंग है। प्राचीन काल में वर्षा काल के दौरान युद्ध निषेध था, अतः वर्षा के चातुर्मास में शस्त्र शास्त्रागारों में सुरक्षित रख दिए जाते थे। विजयादशमी पर उन्हें शास्त्रागारों से निकालकर उनका पूजन होता था। शस्त्र पूजन कर शत्रु पर आक्रमण और युद्ध किया जाता था। नवरात्र के 9 दिन हम देवी का आह्वान करते हैं और दुर्गा का आह्वान करके जो है हम शक्ति का संचय करते हैं, और शक्ति का संचय करने के बाद हम विजयादशमी के दिन शस्त्र का पूजन करते हैं। हमारी ये परंपरा रही है। परंपरा हमें शिक्षा देती है कि हम शक्ति संपन्न बने। हम शक्ति संपन्न होंगे तो हमारी तरफ कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी हमारी तरफ नहीं देख सकता। हमें जो है हमारी शक्ति से वो भयभीत रहेगा। इसलिए हम विजयादशमी के दिन शस्त्र का पूजन करते हैं। और शस्त्र पूजन की परंपरा में एक महत्व और है कि हम अपने अस्त्र शस्त्र में कोई जंग नहीं लग गया हो, उसका ओवरहालिंग कर लें, ऑयलिंग ग्रीसिंग कर लें, ताकि शस्त्र का पूजन के पहले हम वो शस्त्र को चमका के और अपनी सुरक्षा के लिए उसे रखें। दशहरा के दिन शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। इस वृक्ष को दृढ़ता और तेजस्विता का प्रतीक भी माना गया है। अन्य वृक्षों की अपेक्षा शमी के वृक्ष में अग्नि प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहती है, इसीलिए यज्ञ में अग्नि उत्पन्न करने के मंथन, दंड और अरणी आदि उपकरण इस वृक्ष की लकड़ी के ही बनाए गए हैं। रावण दहन के बाद लोग एक दूसरे को शमी की सोन पत्ती देकर गले मिलते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। सोन पत्ती देने के पीछे मान्यता ये भी है कि रावण वध के बाद लंका के नए राजा विभीषण ने वहां का सारा सोना प्रजा में लुटा दिया था। इसी तिथि में शमी वृक्ष से अस्त्र शस्त्र उतारकर अर्जुन ने अपने शरीर पर धारण किए थे। पांडवों के वनवास के 13वें वर्ष अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र शमी वृक्ष पर रखकर वेश बदलकर राजा विराट के पास नौकरी की थी। विराट के पुत्र उत्तर कुमार ने गायों की सुरक्षा के लिए अर्जुन को साथ लिया और अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपने प्रिय अस्त्र शस्त्रों को उतारकर शत्रुओं पर विजय पाई। शमी वृक्ष ने अर्जुन के अस्त्र शस्त्रों की रक्षा 1 वर्ष तक की थी। स्कंद पुराण के मतानुसार दशहरे के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना भी शुभ माना गया है। दशहरा नवरात्र, पाप प्रक्षालन और आत्मशक्ति संचय कर आत्म विजय और शक्ति पूजन का पर्व है। आदिशक्ति की उपासना में 10 संख्याओं का महत्व अधिक है, इसीलिए दशहरा नाम से ये अनुष्ठान विख्यात है। 10 दिशाओं ऊर्ध्व, अधः, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अग्निकोण, ईशान कोण, वायु कोण और नैऋत्य कोण में आदिशक्ति का ही प्राबल्य है। इसके अतिरिक्त शक्ति उपासना के क्रम में 10 महाविधाओं काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातकी और कमलात्मिका का ध्यान सिद्धि में परम सहायक होता है। इनमें से किसी एक रूप की आराधना से ही 10 प्रकार के पाप जैसे कायरता, भीरुता, दारिद्र्य, शैथिल्य, स्वार्थपरता, परमुखपेक्षिता, निष्क्रियता, असावधानी, असमर्थता और वंचकता का नाश तत्काल हो जाता है। हिंदी भाषी प्रांतों में नवरात्रि में रामलीला मंचन की भी प्रथा है। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से मंचन आरंभ कर दशमी के दिन रावण वध दर्शाकर विजय पर्व मनाया जाता है। इस दिन की भव्य शोभा यात्रा रामलीला मंचन का विशिष्ट आकर्षण है।
लाखों लोग श्रद्धा और भक्ति भाव से रामलीला का आनंद लेते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद बुराई के प्रतीक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाने की परंपरा है। कई महीनों पहले से पुतले बनाने का काम शुरू हो जाता है। ये रावण बनाने के लिए बांस लगता है, मेहनत लगता है, लेई लगती है और ये अपने कच्चे सूत के बंद लगते हैं और इसके बाद फिर रंग रोगन करते हैं। रंग रोगन करने के बाद फिर मतलब हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे जो रावण जो है अच्छे से अच्छे बने और पूरी तैयारी करते हैं। हर साल मतलब नया करने का सोचते हैं कि मतलब कोई नया हो, मतलब ये काम करने की पूरी कोशिश करते हैं। दशहरा पर्व को पूर्ण उत्साह, अमन और उमंग के साथ मनाते हुए हम सामाजिकता की भावना और मानवता को सम्मानित करने के लिए संकल्पित हैं। ये त्योहार मात्र औपचारिकता नहीं, हमारी विविध रंगी संस्कृति का श्रृंगार है। विजयादशमी धार्मिक दृष्टि से आत्मशुद्धि का पर्व है। पूजा, अर्चना, आराधना और तपोमय जीवन साधना इसके अंग हैं। राष्ट्रीय दृष्टि से ये सैन्य शक्ति संवर्धन का दिन है। परंपरा तो हमारी बहुत अच्छी है और यह भी प्रसन्नता की बात है कि इसका विस्तार भी हो रहा है। लोग बहुत बड़ी संख्या में इस समारोह में इकट्ठे होते हैं, अपने आप को जोड़ते हैं और ये भी कहते हैं, हम जहाँ तहाँ पढ़ते हैं कि ये बुराई पर सच्चाई की विजय, असत्य पर सत्य की जीत, इन सब नामों को हमने इस प्रतीक रूप में समझा है। लेकिन इसकी सार्थकता और सिद्धि तभी है जब हम इस बुराई को बाहर के स्थान पर अपने अंदर खोजें। कि असत्य पर सत्य की विजय है। जैसे भगवान श्री राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी, तो देवता का असुर के ऊपर विजय है और सत्य की असत्य के ऊपर विजय है। आम आदमी को भगवान राम से ये शिक्षा लेना चाहिए कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने कभी मर्यादा का भंग नहीं किया और इस बात को उन्होंने जन सामान्य तक इस बात को पहुंचाया कि किसी भी कठिन परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में सत्य का साथ न छोड़े। दशहरा शक्ति के उपकरण, शस्त्रों की सुसज्जा, लेखा जोखा और परीक्षण का त्योहार है। हम आत्मा को आराधना और तप से उन्नत करें, राष्ट्र को शस्त्र और सैन्य बल से सुदृढ़ करें, यही विजयादशमी का संदेश है। दशहरे की अनगिनत मंगल कामनाएं। तो बुराई पर अच्छाई की जीत और झूठ पर सच्चाई की जीत, इसके साथ एक खूबसूरत सा मैसेज है कि अहम ना करो गुणों पर, क्योंकि यही है इस दिवस की सीख। आपको पता चल गया ना कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। तो कोशिश हम ये करेंगे कि अपने ये दिवस एक्चुअली ये याद दिलाता है कि कहीं ना कहीं बुराई का अंत होगा, लेकिन बुराई से लड़ने से बेहतर क्या होगा पता, हमें खुद को अच्छा बनाए रखना। अगर हर व्यक्ति ये कोशिश करेगा तो दुनिया अच्छी हो जाएगी। कोशिश करते हैं और अब मुलाकात करवाते हैं। मैंने आपको बोला था संगीत की धारा से जुड़ने वाले हैं हम थोड़ी देर बाद, तो अब हम जुड़ते हैं खूबसूरत भजनों से, क्योंकि हमारे साथ जो खूबसूरत सी हमारी गायिकाएं हैं जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका परिचय करवाते हैं। शंभवी और शिविका, जो कि दोनों बहनें हैं, मंच को भी साझा करती हैं और बहुत सारी बातें भी साझा कर लेती हैं। कथक की यात्रा से आपकी शुरुआत हुई थी और फिर संगीत से ये सफर आगे बढ़ गया और फिर बहुत सारी विधाएं हैं। मैंने सुना है आप संतूर भी बजा लेते, सितार भी बजा लेती हैं। तो हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले खूबसूरत सी चौपाई से क्यों ना माहौल बना दिया जाए। जी बिल्कुल। खूबसूरत आवाज़, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। शंभवी, कथक करते करते कैसे दिमाग में आ गया कि संगीत भी से भी जुड़ना है? मतलब थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि के बारे में दरअसल जानना चाहती हूँ।
कथक जब हम लोगों ने सीखा था तो मैं 4 साल की थी और हाँ। मेरी छोटी बहन तो 3 साल की थी। तो उसके बाद पहले हमने कथक सीखा, हाँ। फिर पापा ही हमें म्यूज़िक की फील्ड में लाए और उन्होंने संगीत की शिक्षा दिलवाई। प्राथमिक शिक्षा हमारी श्री NLV के गुरुजी से हुई थी जी। और उसके बाद फिर उनसे ही हमने शिक्षा ली। उन्होंने हमें बताया संगीत क्या होता है और पूरी प्राथमिक शिक्षा हमने उनसे ली। उसके बाद फिर श्री अनूप जलोटा जी, जिन्हें हम अंतर्मन से गुरु मानते हैं, उनसे भी हमने बहुत आशीर्वाद और स्नेह पाया और उनके मंच पे गाया भी हमने। उन्होंने हमें आशीर्वाद सम्मान भी दिया था। हाँ। तो बहुत सारे मंच पर आपने प्रस्तुतियां दी हैं दोनों ने एक साथ। सबसे पहली वाली प्रस्तुति कितने साल की उम्र में दी थी? सबसे पहली प्रस्तुति तो मैं 8 वर्ष की थी और दीदी 9 वर्ष की थी तब दी थी। मतलब उस टाइम तो ऐसा कुछ ऐसा पता नहीं था, लेकिन तब भी वो एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था तो वो बहुत स्पेशल था उस टाइम के लिए। समय कम होता है तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे गाने सुन लिए जाए, क्योंकि जैसे ही आपने चौपाई शुरू की ना, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा हम किसी मंदिर में बैठे हुए हैं, हमारे सामने राम मूर्ति, मतलब अपने पूरे परिवार के साथ सामने, और आज त्योहार भी इतना महत्वपूर्ण है दशहरे का, और बिल्कुल वही चीज़। और मैं फिर से दोबारा उसी जगह पर जाना चाहती हूँ आपके संगीत के माध्यम से। चलिए ना, आप कहाँ लेकर चलेंगे, अब आप क्या सुनाने वाले हो? मैं भगवान श्री राम की कथा सुनाने वाली हूँ। आहा। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षिक नगरी है, विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। वाह 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 वाह। हम राम कथा, क्योंकि आज जो पर्व है वो सीधे सीधे राम जी से जुड़ता हुआ है, तो हम भजन भी और सुनेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ जो हम सबको याद रखनी चाहिए, जिस तरह से संगीत हमारे जीवन को व्यवस्थित कर देता है, थोड़ी देर के लिए हमें दूर ले जाता है उन परेशानियों से, लेकिन संगीत सुनते हुए बहुत सारे लोग नियमों का उल्लंघन भी कर देते हैं। तो गाड़ी में संगीत नहीं सुनना है। और तमाम व्यवस्थाएं क्या हो सकती हैं? हेलमेट लगाना बेहद ज़रूरी, अगर आप 2 व्हीलर से चल रहे हैं, 4 पहिया वाहन से अगर आप चल रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? प्रशासन क्यों सख्त हुआ, जान लेते हैं। शालिनी जी प्लीज़ हमें कनेक्ट कर दीजिएगा ADG साहब से। जी जनार्दन जी हमारे साथ जुड़ेंगे, ADG ट्रैफिक, और अब हम उनसे जान लेते हैं कि प्रशासन क्यों सख्त हुआ, क्यों नहीं बिना नियमों के हम लोग अपने इस हेलमेट लगाने और सीट बेल्ट का पालन कर पाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत सारी शुभकामनाएं सबसे पहले दशहरे की। धन्यवाद, आपको भी दशहरे की शुभकामनाएं। जी सर बताइएगा क्यों जरूरी हो गए नियमों को सख्त करना, क्यों जरूरी हो गया, पहली चीज। और दूसरी चीज, आम व्यक्ति को ये क्यों नहीं समझ में आता है कि आपकी सख्ती दरअसल हमारे जीवन को सुरक्षित करती है। जो सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट सबसे बड़ी जो प्रथम सुरक्षा का जो एक कवच के रूप में काम करता है जी, और हेलमेट अनिवार्य करने के लिए कानूनी प्रावधान है, और पहले से ही लोगों को जो है कि हमारा जागरूकता अभियान के माध्यम से और हमारा जो चलानी कार्य के माध्यम से लोगों को अवगत करते रहते हैं, लेकिन लोग अक्सर इसको पालन नहीं करते हैं। उसमें हम उसको अतिशक्ति किया है कि जब भी आपको जो है कि पेट्रोल वगैरह लेना है, वहाँ पर अवश्य रूप से हेलमेट पहन के जाए, और जो भी शासकीय कार्य में या अन्य कार्य में आप जाते हैं हेलमेट पहन के जाए। और हेलमेट पहनने से दुर्घटना से आपका जो वाइटल जो हेड होता है, सिर होता है, तो उसका बचने के लिए काफी काम आता है।
इसलिए अच्छा क्वालिटी के हेलमेट खरीद के बेल्ट लगा के सफर करना चाहिए, उससे जान बचने की पूरा चांस रहता है। जी सर, एक चीज और पूछ लेती है आपसे जल्दी से, मतलब एक ही सवाल को मैं 2 भागों में बांट देती हूँ। पहला कि जो ड्राइवर के साथ पीछे बैठा होगा उसका भी हेलमेट लगाना टू व्हीलर में जरूरी होगा, ये भी आप बता दीजिए। और दूसरा, आज दशहरा का पर्व है, सभी टू व्हीलर 4 व्हीलर लेकर निकलने वाले हैं, तो कुछ उनके लिए आप सुझाव भी दे दीजिए, सलाह दे दीजिए, सख्ती के रूप में भी दे सकते हैं। यस, इसमें जो पिलियन राइडर, जो मुख्य राइडर है मोटरसाइकिल पे, उनको भी, और साथ में रहने वाला बच्चा है या कोई बड़ा आदमी है, कोई भी आदमी है, उसको भी हेलमेट पहन के जाना चाहिए। दोनों को चोट लगती है, दोनों को सिर्फ गंभीर चोट लग सकती है, इससे जाने जा सकती है। और हमारा मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में करीब जो है कि 47% या कैजुअलिटीज जो है 2 पहिया वाहन को होते हैं जी। इसलिए 2 पहिया वाहन सवार जो आवश्यक रूप से हेलमेट पहनना चाहिए जी। और इसी प्रकार जो हमारा 4 पहिया वाहन का जो यात्री है, ड्राइवर और आगे बैठने वाला यात्री और पीछे बैठने वाला यात्री जी, सीट बेल्ट आवश्यक रूप से पहनना चाहिए। जी बिल्कुल। अक्सर जो ये देखा जाता है जी, कि जो 4 व्हीलर में जो सीट बेल्ट लगा रहते पीछे और आगे जी, उसको सीट कवर पहना के उसको छुपा देते हैं। बिल्कुल सर, हम वादा करते हैं आपसे, इस वक्त जो आपको सुन रहे थे, हम दर्शकों की तरफ से भी वादा करते हैं, हमारा दूरदर्शन परिवार भी वादा करता है कि बिना हेलमेट के हम 2 व्हीलर पे नहीं निकलेंगे और बिना सीट बेल्ट लगाए 4 व्हीलर पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं दशहरे की। जाने से पहले जल्दी से खूबसूरत सा गीत और हो जाए। जी बिल्कुल। साथ आप दोनों को धन्यवाद करती हूँ। शंभवी और शेबिका हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और ऐसे हैं मेरे राम, जाने से पहले अगर आप मानते हैं राम को तो उनका नाम लीजिए और ऐसा कोई काम मत कीजिए कि इसका आपका नाम बदनाम हो। जाने से पहले बहुत सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से दशहरे की। हेलमेट लगा के रखिएगा और जाने से पहले सीट बेल्ट भी। चलिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।